हाय फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर को। ये 1973 वाली आइकॉनिक मूवी द एग्जॉर्सिस्ट का डायरेक्ट सीक्वल है और अपने फिल्म फ्रेंचाइजी का 6th इंस्टॉलमेंट। लेकिन कहानी जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, मेरे लास्ट वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जानते हैं इस फिल्म की डरावनी कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो हटाई के कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस में घूमने आए थे, जिसमें हस्बैंड का नाम विक्टर और वाइफ का नाम सोरेन था, जो कि प्रेग्नेंट होती है। ये दोनों काफी रिलीजियस थे और वहाँ एक वूडू करने वाली लोकल औरत सोरेन को उसके होने वाले बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स देती है। लेकिन अगले ही दिन अचानक वहाँ एक मैसिव अर्थक्वेक आ जाता है, जिसमें सोरेन काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स विक्टर से कहते हैं कि या तो वो उसकी वाइफ को बचा सकते हैं या फिर उसके बच्चे को। और अब इसका फैसला करना ऑब्वियसली विक्टर के हाथ में था। इस पॉइंट पे हमें ये नहीं दिखाया जाता कि विक्टर ने किसे चुना, लेकिन उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि कुछ भी हो बच्चे को जरूर बचाना। अब यहाँ से कहानी 13 साल आगे जाती है, जहाँ हम विक्टर की बेटी एंजेला को देखते हैं, जो अपनी मॉम की पुरानी चीज़ों को देख रही होती है, जिसमें से वो उनका एक स्कार्फ ले लेती है, विच शोज कि वो अपनी मॉम को मिस करती है। अब विक्टर अपनी बेटी के साथ जॉर्जिया में रहता है और आपस में वो दोनों बहुत खुश हैं। जिसके बाद विक्टर एंजेला को स्कूल ड्रॉप करने जाता है, जहां वो उसके गले में उसकी मॉम का स्कार्फ नोटिस करता है और वो स्कार्फ उससे ये बोलकर ले लेता है कि उसकी मॉम की चीज़ें बहुत खास हैं। अब स्कूल में एंजेला अपनी दोस्त कैथरीन से मिलती है और छुट्टी के बाद ये दोनों पास के एक जंगल में चले जाते हैं, जहां वो एक टनल जैसी जगह पे कैंडल्स जलाकर किसी तरह का रिचुअल करते हैं ताकि एंजेला अपने मॉम से बात कर सके। बेसिकली वो आत्माओं से कांटेक्ट कर रहे थे। अब रात में हम विक्टर को देखते हैं, जो अपना फोटोग्राफी का काम निपटा के घर आता है, लेकिन वो देखता है कि एंजेला अब तक घर नहीं आई है। अब इससे परेशान विक्टर एंजेला की दोस्त कैथरीन के पेरेंट्स को कॉल करके एंजेला के बारे में पूछता है, क्योंकि सुबह एंजेला ने कहा था कि आज वो कैथरीन के घर जाएगी। लेकिन विक्टर को उनसे पता चलता है कि कैथरीन भी अभी तक घर नहीं आई है। अब ऐसे में तीनों पेरेंट्स जंगल में जाकर कैथरीन और एंजेला को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें कैथरीन का स्कूल बैग दिखता है और उसी टनल के नीचे विक्टर को एंजेला का शूज भी मिलता है। अब इस पॉइंट पे पुलिस भी दोनों मिसिंग बच्ची को ढूंढने लगी थी, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चला था, जिससे दोनों बच्ची के पेरेंट्स भी आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें समझाते हुए कहती है कि अभी सबसे जरूरी उन दोनों बच्ची को ढूंढना है और उन्हें बस इस पर फोकस करना चाहिए। इसी तरह अब 3 दिन बीत जाते हैं और उस जंगल से लगभग 30 मील दूर वो दोनों बच्ची एक फार्मर के शेड में मिलती हैं, जिसके बाद तुरंत दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालांकि उन्हें कुछ याद नहीं था कि वो दोनों वहां कैसे आ गई। एंजेला को लग रहा था कि वो कुछ घंटों से गायब थी, लेकिन असल में वो 3 दिन बाद मिली थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स दोनों बच्ची को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स में कुछ खास नहीं मिलता। ना वो दोनों ड्रग्ड थी और ना ही कोई फिजिकल असॉल्ट उनके साथ हुआ था। बस उनके पैर में छोटे मोटे चोट और छाले वगैरह थे, जो शायद इतनी दूर खाली पैर चलने से हुआ होगा। हालांकि हम नोटिस कर पाते हैं कि दोनों का बिहेवियर अब नॉर्मल नहीं लग रहा था। ये दोनों जहां भी गई हो पर अपने साथ कुछ तो ईवल लेकर आई है। खैर, अब वो दोनों हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। अब घर में विक्टर अपनी बेटी एंजेला से सच पूछता है और एंजेला बताती है कि उसे अपनी मॉम की वॉइस सुनाई देती है और जंगल में वो उनकी स्पिरिट से कांटेक्ट करने गई थी। वहां उन्होंने कैंडल और पेंडुलम की मदद से पेड़ के पास एक रिचुअल किया, लेकिन साथ में एंजेला को अपनी मॉम की कोई बिलोंगिंग्स को होल्ड करके रखना था। पर उस दिन विक्टर ने उससे उसकी मॉम का स्कार्फ ले लिया था। ऐसे में एंजेला की बात उसके मॉम से नहीं बल्कि किसी दूसरे स्पिरिट से हुई, जिसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है कि वो उस फार्मर के शेड में कैसे पहुंची। इस पॉइंट पे एंजेला अपने डैड के पीछे किसी डिमोनिक स्पिरिट को देखती है और सडनली अपने डैड से खुद को अकेला छोड़ देने के लिए कहती है, जिसके बाद से उसकी हरकतें अजीब हो गई थी। वो बाथरूम में लाइट को ऑन ऑफ कर रही थी, अपने डैड को घूर रही थी और अगले ही दिन वो बेड पे सूसू कर लेती है। तब विक्टर उसे नहाने के लिए बाथरूम भेज देता है, लेकिन बाथरूम का पानी काला हो गया था और एंजेला वहां से गायब थी। विक्टर वहां उसके उखड़े हुए नाखून को भी नोटिस करता है। घर में ढूंढने के दौरान एंजेला अचानक से अपने डैड पे ही हमला कर देती है, ये बोलकर कि उसे अपनी मॉम चाहिए। वो काफी एग्रेसिव हो गई थी, साथ ही उसे दौरे भी पड़ रहे थे। अब ऐसे में तुरंत एंजेला को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन भी खोई खोई और अजीब बिहेव कर रही थी। हम कैथरीन और उसके फैमिली को चर्च में देखते हैं, जो अपनी बेटी के घर वापस आने की खुशी में गॉड को थैंक्स बोलने गए थे।
चर्च में फादर और बाकी सभी कैथरीन के लिए काफी खुश थे, लेकिन कैथरीन वहां सबके सामने आकर अजीब तरह से द बॉडी एंड द ब्लड, द बॉडी एंड द ब्लड चिल्लाने लगती है, मानो उस पर कोई बुरा साया था। बेसिकली वो चर्च में गॉड का मजाक उड़ा रही थी। ये सब देखने के बाद कैथरीन की मॉम मिरांडा को लग रहा था कि ये सब कोई डिमोनिक पोजेशन है। उसका मानना था कि जीसस की तरह ये दोनों लड़कियां भी हेल से लौटी हैं, इसीलिए इनके पैर जले हुए हैं और इन पर डीमन का साया है। लेकिन टोनी और विक्टर को इस पर यकीन नहीं होता, खासकर विक्टर को, क्योंकि अपनी बीवी को खोने के बाद वो गॉड्स पे बिलीव करना छोड़ दिया था। अब उस रात हॉस्पिटल में एंजेला की केयर एन नाम की एक नर्स कर रही थी। तभी एकदम से एंजेला उठ जाती है और उस नर्स को सिस्टर मेरी जेवियर कहकर बुलाती है। फिर वो योर बेबी बोलकर डिमोनिक वे में हंसने लगती है और उसका बेडशीट खून से भर जाता है, जिसके बाद एंजेला की हरकत को देखते हुए उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। देन वो नर्स एन विक्टर से मिलती है और उसे कहती है कि जो एंजेला के साथ हो रहा है वो डिमोनिक पोजेशन है और उसे डॉक्टर के बजाय क्रिस मैकनेल की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यहाँ पर वो 1973 वाली द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की बात कर रही थी, जिसमें क्रिस की बेटी रेगन एक डीमन से पजेस्ड थी, जिसके बारे में क्रिस ने एक किताब भी लिखा है जो एन विक्टर को दिखाती है। पर जाहिर है कि विक्टर को ये सब नॉनसेंस लगता है। तब एन कुछ रिवील करती है कि बचपन से ही वो एक नन बनना चाहती थी और वो एक सिस्टर भी रह चुकी है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई और ऐसे में उसे अपना एबॉर्शन कराना पड़ा, जिसके बाद उसने अपना नाम एन रख लिया और एज अ नर्स काम करने लगी। उसका पुराना नाम और एबॉर्शन वाली बात कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी नहीं। लेकिन उस रात एंजेला ने उसे उसके पुराने नाम से बुलाया और एन को उसके बच्चे के बारे में बोलकर हंसने लगी, जिसके बाद उसका बेडशीट खून से भर गया, जो उसके एबॉर्शन को दर्शाता है। और ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मतलब एंजेला की बॉडी किसी ईवल शक्ति या डीमन के कब्जे में है, वरना एक बच्ची को कैसे किसी का डार्क पास्ट पता होगा। अब ये सब सुनने के बाद विक्टर उस किताब को पढ़ता है, जिसके बाद वो खुद क्रिस मैकनेल से मिलने जाता है और उसे अपनी कंडीशन बताता है। क्रिस का कहना था कि वो कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं है, लेकिन उसने हर रिलीजन के एग्जॉर्सिज्म और रिचुअल्स को स्टडी किया है, इसलिए वो इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को मानती है और उसे इस बारे में काफी कुछ पता है। 50 ईयर्स अगो उसकी बेटी रेगन भी एक डीमन से पजेस हो गई थी, जिसके बाद उसे एग्जॉर्सिज्म से ठीक किया गया था। फिर क्रिस ने इस पर किताब भी लिखी, जिसे उसकी बेटी नाराज होकर दूर चली गई और उसे ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी अब कहाँ है। देन क्रिस और विक्टर एंजेला से मिलने मेंटल असाइलम जाते हैं, जहां एंजेला क्रिस को देखते ही पहचान लेती है, यानी कि एंजेला को भी उसी डीमन ने पजेस किया है जिसने 50 साल पहले क्रिस की बेटी रेगन को पकड़ा था। फिर ये दोनों कैथरीन को देखने उसके घर जाते हैं, जहाँ के हालात और भी भयानक थे। मिरांडा डर के मारे अपने दोनों बच्चों के साथ प्रेयर कर रही थी और टोनी भी रो रहे थे, क्योंकि कैथरीन अब पूरी तरह पजेस हो गई थी। विक्टर सबको संभालता है, वहीं क्रिस कैथरीन के रूम में जाती है, जहां उसके अंदर का डीमन क्रिस से कहता है कि वो जानता है उसकी बेटी रेगन कहाँ है। वो कहता है कि रेगन मर चुकी है और वो हेल में है। तब क्रिस चैंटिंग करते हुए उस डीमन को कैथरीन की बॉडी छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन कैथरीन एक क्रॉस लेकर क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देती है और उसे कहती है कि वो अब अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाएगी। जिसके बाद कैथरीन को दौरा पड़ने लगता है और अब विक्टर तुरंत क्रिस को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हालांकि अब क्रिस की आंखें चली गई थी। अब हम फादर मैडॉक्स को देखते हैं, जो चर्च काउंसिल से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मांगते हैं, लेकिन चर्च उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। उधर क्रिस हॉस्पिटल में विक्टर से कहती है कि हर रिलीजन में एक चीज कॉमन है, उन लोगों का अपने गॉड्स और एक दूसरे पर बिलीव। इन बातों से इन्फ्लुएंस होकर विक्टर एग्जॉर्सिज्म के लिए मान जाता है और फिर वो एक अफ्रीकन शेमन बिहाइव को बुलाता है, जो रिचुअल्स वगैरह करती थी। अब उन दोनों लड़कियों पर एग्जॉर्सिज्म होने वाला था और इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं कैथरीन के पेरेंट्स टोनी और मिरांडा, विक्टर और उसका पड़ोसी नर्स एन, लोकल चर्च के वो फादर और बी हाइव जो रिचुअल को परफॉर्म करेगी। खैर अब ये लोग कैथरीन और एंजेला को घर ले आते हैं और बिहाइव रिचुअल के लिए फ्लोर पर एक सिंबल ड्रॉ करती है, जिसके बीच दोनों लड़कियों को चेयर से बांध दिया जाता है। तभी बाहर फादर मैडॉक्स भी आते हैं, लेकिन फादर बताते हैं कि उन्हें चर्च से परमिशन नहीं मिला, इसलिए वो एग्जॉर्सिज्म नहीं कर सकते। लेकिन नर्स एन पहले एक नन रह चुकी है और अब वो एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला लेती है। अब सभी लोग घर के अंदर आते हैं, जहाँ की हालत बुरी थी और हार्ट बीट वाली मशीन में दोनों लड़कियों का दिल एक साथ धड़क रहा था। जाहिर है दोनों को एक ही डीमन ने पजेस किया है, इसलिए वहाँ वो सब एक होली एम्यूलेट जैसा कुछ पहनते हैं। देन एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है।
सिस्टर एन बाइबल के राइट्स को पढ़ने लगती है, जिससे वो दोनों लड़की एक डिमोनिक स्माइल देती है, जिसके साथ ही वहाँ की चीजें हिलने लगती है और पूरा घर कांपने लगता है। एंजेला के अंदर से वो डीमन एन को उसके अबॉर्शन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है। इनफैक्ट वहाँ खड़े सभी लोगों के पास्ट के बारे में बोलकर उन्हें कमजोर करने लगता है। अब पहले ही सबको बोल दिया गया था कि चाहे कुछ भी हो, एग्जॉर्सिज्म के दौरान दोनों लड़कियों को बिल्कुल नहीं छूना है। इसलिए बीहाइव कैथरीन और एंजेला के ऊपर होली वाटर जैसा कुछ छिड़कती है, जिससे दोनों की बॉडी से गर्म भाप उड़ने लगता है। खैर अब वहाँ आग के धुएं से उस वेपर को खत्म किया जाता है, जिसके बाद विक्टर एग्जॉर्सिज्म वाले अनहोली वाटर को घर से दूर ईस्ट में फेंकने जाता है, जहाँ बाहर उसे फादर मैडॉक्स दिखते हैं जो अपनी कार में प्रे कर रहे थे। विक्टर उनसे कहता है कि शैतान से लड़ाई अंदर चल रही है। खैर अब एग्जॉर्सिज्म आगे बढ़ता है और चीजें और भी ज्यादा बुरी होने लगती है। जैसे एन के हाथ का क्रॉस एकदम से गर्म हो गया था, जिससे उसका हाथ जल जाता है। अब इस पॉइंट पे डीमन विक्टर के बारे में एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि 13 साल पहले जब विक्टर को अपनी वाइफ और बच्चे में किसी एक को चुनना था, तो उसने डॉक्टर से अपनी वाइफ को बचाने के लिए कहा था, लेकिन उसकी वाइफ की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, इसलिए डॉक्टर केवल विक्टर के बच्चे को बचा पाए, जो कि एंजेला है। अब पॉजेस्ड एंजेला विक्टर से कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते थे, तुम तो मुझे पहले ही मारने वाले थे, और इस बात से विक्टर बहुत टूट जाता है। जिसके बाद ये डीमन विक्टर की ही तरह वहां सबको एक चॉइस देता है कि इन दोनों लड़कियों में से कोई एक ही बचेगी, तो तुम किसे चुनोगे, और अगर तुमने किसी एक को नहीं चुना तो ये दोनों लड़कियां मारी जाएंगी। लेकिन कोई भी कैथरीन और एंजेला में से किसी एक का नाम नहीं ले रहा था, जैसे कि सबको पता था कि ये डीमन की एक चाल है। अब ये लोग परेशान होकर हार मानने लगे थे कि तभी वहाँ फादर मैडॉक्स की एंट्री होती है, जिनके आने से सबको थोड़ी हिम्मत मिलती है, और फादर दोनों लड़कियों को छूकर प्रे और चैंटिंग्स करने लगते हैं और उस डीमन को उनके बॉडी से अलग होने को कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी, फादर ने उन्हें छू दिया था, जो करना बिल्कुल मना था। और अब हम देखते हैं द एग्जॉर्सिस्ट का आइकॉनिक सीन, जिसमें फादर को पजेस करके डीमन उनकी गर्दन को पूरी तरह मरोड़ देता है, जिससे फादर मैडॉक्स की वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद सब कुछ एकदम डिमोनिक हो जाता है और विक्टर तुरंत ही एंजेला के गले में अपनी बीवी का वही स्कार्फ लपेट देता है और कहता है कि उस दिन उसे ये स्कार्फ एंजेला से नहीं लेना चाहिए था, और अपनी बेटी को उस डीमन से लड़ने के लिए कहता है। अब एंजेला धीरे धीरे होश में आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन रोने लगती है कि उसका क्या होगा, वो मरना नहीं चाहती। ऐसे में कैथरीन के पिता टोनी एकदम से अपनी बेटी कैथरीन को चुन लेते हैं, जिससे अब एंजेला हवा में लेविटेट होने लगती है और उसके मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, मतलब दूसरी दुनिया में जहां उन दोनों की स्पिरिट्स कैद थी। अब सडनली दोनों लड़कियों की हार्ट बीट रुक जाती है और अब यहाँ पे मूवी का शॉकिंग प्लॉट रिवील होता है। असल में डीमन ने इन सब को ट्रिक किया था, मतलब डीमन किसी को पजेस तो कर सकते हैं, लेकिन उनके सोल को कंज्यूम करने के लिए उन्हें उनकी परमिशन चाहिए, और कैथरीन के पिता ने अपनी बेटी को चुनकर उस डीमन को अ काइंड ऑफ परमिशन दे दिया था, जिससे पजुजू डीमन कैथरीन को ले गया और एंजेला बच जाती है। जिसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और सबको अपने कस्टडी में ले लेती है। मतलब वहां दो बच्ची को चेयर से बांधकर उन पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था, जिनमें से एक बच्ची और फादर भी मारे गए। साथ ही ये एग्जॉर्सिज्म भी चर्च की मंजूरी के बिना हुआ था। जिसके बाद नर्स एन पुलिस को डीमन और एग्जॉर्सिज्म के बारे में बता रही थी और कैथरीन के पेरेंट्स पूरी तरह टूट गए थे। अब एंजेला भी स्कूल जाने लगती है और कैथरीन के खाली सीट को देखते रहती है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं क्रिस को, जिसकी आंखें चली गई थी, और अब उससे मिलने उसकी बेटी रेगन आती है, और बस यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की कहानी। इसके बाद इस फिल्म की 2 और सीक्वल्स आएंगी, उनमें से एक तो 2025 में रिलीज होगी, जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट डिसीवर। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ हॉरर चलता है। तो मिलते हैं अगली हॉरर मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।